दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या होगा अगर रुपया 100 के पार चला गया तो? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा हो? आप कहेंगे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? जो विदेश से सामान खरीद रहे हैं उनको फर्क पड़ता होगा। रुपया अगर 100 के पार चला गया तो एक आम आदमी की जिंदगी में किस हद तक फर्क आ सकता है, इसके बारे में अब चर्चा जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर लगातार खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। लगातार इसके बारे में विश्लेषण हो रहे हैं, क्योंकि भारत का रुपया दुनिया भर की करेंसीज, जितनी भी करेंसीज हैं, खासतौर पर डेवलपिंग नेशंस की करेंसीज में, उसमें सबसे खराब परफॉर्म करने वाला करेंसी बनने को अग्रसर है। पॉली मार्केट, मैं चाहती हूं कि आप इसका एक आंकड़ा देखें। दोस्तों, पॉली मार्केट जो है ये प्रिडिक्शन करती है मार्केट्स को लेकर। दोस्तों, पॉली मार्केट का एनालिसिस कहता है कि भारत का रुपया अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो 100 के पार जा सकता है पर डॉलर। हालांकि केवल एनालिसिस है, लेकिन इस तरह के एनालिसिस लगातार आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है और ये चेतावनी दी गई है कि एशिया और यूरोप के वो देश जो कि ऊर्जा आयात करते हैं, मतलब तेल और गैस बाहर से मंगाते हैं, उनकी लागत इस हद तक प्रभावित हो सकती है कि मतलब अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनके लिए उनकी रफ्तार भी थम जाएगी। और इसका सीधा असर यह है दोस्तों कि आपकी हमारी जिंदगी में महंगाई का एक बहुत बड़ी मिसाइल छूटने वाली है। अब तक वो मिसाइलें जो ईरान या फिर इजराइल या फिर मिडिल ईस्ट में छूट रही थी, वो आपकी हमारी जिंदगियों में महंगाई की मिसाइल के रूप में छूट सकती है। इसको आसान भाषा में आज मैं आपको समझाने वाली हूं दोस्तों। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था के जानकार अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर आपका, बहुत दिनों बाद आप चैनल में जुड़े। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनिल शर्मा जी बिजनेस स्टैंडर्ड, जो कि एक बहुत प्रमुख वेबसाइट है अर्थव्यवस्था के संबंधी, उसमें नियमित रूप से आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। मुझे सर आसान भाषा में समझना है कि ये जो रुपया है, ये जो गिर रहा है, बढ़ रहा है, अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 93 पर है रुपया, तो इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या महंगा होगा? देखिए, हमारे यहाँ क्या महंगा नहीं होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या महंगा नहीं होगा। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो लोग टीवी देखते हैं आजकल, तो घर घर में, आप छोटे घरों में भी देखेंगे छोटा टेलीविजन, ऊपर टेलीविजन होता है लोगों के पास में। आप देखें तेल, खाने का तेल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो क्रूड ऑयल या कच्चा जो तेल आता है रिफाइनरी के लिए, जिससे हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, उसका महंगा होने का डर बहुत ज्यादा है। और इसके साथ में अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर हम मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये ऐसा ही रहा तो ये नहीं हो कि आने वाला टाइम हमें मंदी में ले जाए। ये डर बहुत बड़ा है। मंदी लोग समझते हैं क्या होती है और किस तरह से मंदी से निपटा जाता है। अगर सोचना हो, देखना हो, तो आप मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वो काल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पर सीधा सीधा असर आपकी जेब पे मैन्युफैक्चरिंग में पड़ता है, जहां पे नौकरियां क्रिएट होती हैं। दूसरा अंतर पड़ता है आपका तेल इंपोर्ट में, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो आपका फ्यूल का तेल हो, इनमें अंतर पड़ता है। और इसका अंतर आपकी जेब पे सीधा पड़ता है। क्यों? लोगों को यह भी समझाना जरूरी है। इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने एब्जॉर्व कर रखा है, 10 रुपए एक्साइज में काट दिए, 10 रुपए एक्साइज में काट दिए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। पर नायरा ने तो बढ़ाई है 5 रुपए। मतलब देर सवेर, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि चुनावों के रिजल्ट आने के 24 घंटे बाद तेल के दाम हिंदुस्तान में बढ़ेंगे तेज रफ्तार से। क्योंकि लोगों का ज्यादातर जो असेसमेंट है, जो बड़ी एजेंसीज हैं जो ट्रैक करती हैं ऑयल को, उनका कहना है, क्रूड ऑयल को, कि ये $200 पर बैरल टच कर सकता है। उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और उसकी वजह से हमारे ऊपर इन्फ्लेशन या महंगाई दर बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये बहुत डरावनी बात अनिल सर बता रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है। हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि अभी जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, जो 110 के आसपास चल रहा है ना सर, 110 112 के आसपास चल रहा है। कभी ऊपर ट्रंप जी को बयान देते फिर वो 120 चला जाता है, फिलहाल 110 के आसपास चल रहा है। वो 200 के पार चला गया तो मतलब हमको विदेश से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सर मैं चाहती हूं कि इसमें आप जोड़े कि अगर ये तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई, एक तो क्रूड ऑयल महंगा, ऊपर से रुपए की जो
वैल्यू है वो भी गिरना, ये डबल मुश्किल कैसे है? ये डबल मुश्किल ऐसे है मैम कि आप जो भी सामान खरीदते हैं बाहर से, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे एडिबल ऑयल हो, देखिए क्रूड ऑयल करीब करीब 80 से 85% हम बाहर से लेते हैं। अब क्रूड के अंदर अगर $1 भी बढ़ता है तो वैसे ही क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है एक तरफ, और फिर आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, तो डॉलर में पेमेंट करोगे, डॉलर आपका जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है रुपये के अगेंस्ट में, मतलब ज्यादा ताकतवर हो रहा है, रुपया पतला हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है। आप एक डॉलर में अगर सपोज कीजिए आप 25 ग्राम कोई चीज खरीदते थे, अब उसी 25 ग्राम के लिए आपको $2 देने पड़ेंगे। मैं लोगों को सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, ये एक्चुअल प्राइस ही नहीं रहा हूं, तो आपको डबल देना पड़ा। अब डबल जब देना पड़ेगा और जब ऑयल बढ़ेगा तो मान के चलिए महंगाई इस देश के अंदर निश्चित है। और आज की तारीख में भी आपको बता देता हूं, लोगों को पता होगा, चाहे हम जीएसटी उत्सव की बात कर लें, किसी की बात कर लें, ऑयल, इडेबल ऑयल मतलब खाने का तेल, खाने का तेल हम करीब 60% इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सोया ऑयल भी है। ऐसा तो हम तो मस्टर्ड बहुत बड़े लेवल पर उगाते हैं, तो हम सरसों का मस्टर्ड ही है मैम, मस्टर्ड ही है। एक रेप सीड भी बोलते हैं अमेरिका में, इंडिया में मस्टर्ड बोलते हैं, और सरसों बोलते हैं हिंदी में। हाँ, सरसों का तेल ही है। बाकी पाम ऑयल और सोया ऑयल ये हम इंपोर्ट करते हैं, और करीब करीब इंपोर्ट जो है 60 से 65% जाता है। अगर ये दाम बढ़ रहे हैं, और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आप रिफाइंड ऑयल लेने चले जाइए सोया का, तो 750 ग्राम मिलेगा इन प्लेस ऑफ 1 kg एट द सेम प्राइस। मतलब जो पैसे आप पहले खर्च कर रहे थे 1 किलो के लिए, अब वही पैसे अब सिर्फ 750 ग्राम पे खर्च कर रहे हैं। तो लोगों को एक अंदाजा लगेगा, ये चेक भी कर सकते हैं लोग, ओपनली चेक कर सकते हैं ऑन ब्लिंकिट या जोमेटो और जेप्टो, और जिसमें चेक करना है चेक कर सकते हैं, अपने किराना वाले के पास जाके चेक कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है क्योंकि तेल हम इंपोर्ट करते हैं, खाने का भी और गाड़ियों का भी, दोनों तेल हम इंपोर्ट करते हैं। और इसीलिए मैं कैस्केडिंग इफेक्ट बोलता हूं, जब एक के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का, हाँ, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर सर बोल रहे हैं। और ये सिर्फ तेल पर मैं सीमित रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इस बहस को हम, इस जानकारी को हम बढ़ा दें, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोलती हूँ, तो आपका अगर होता है, तो अभी तो पेट्रोल डीजल नहीं महंगा किया है सरकार ने, तो फिर आपका माल भाड़ा बढ़ गया, ठीक है, ट्रकों का, तो आपकी सब्जी जो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन से आती है वो महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो सड़क बनाना महंगा हो गया, तो आपको टोल देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा क्रूड ऑयल कम आ रहा है भारत में, जिसे दुनिया भर में आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं एक और जानकारी देती हूँ लोगों को कि जो प्लास्टिक नहीं आता है क्रूड ऑयल का, मतलब प्लास्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं मतलब हमारा वेस्ट एशिया से प्लास्टिक भी बहुत बड़े लेवल पर आता है, उसका रॉ प्रोडक्ट आता है, पॉलिएस्टर बोलते हैं उसको। तो प्लास्टिक तो हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है, चिप्स से लेके बिस्किट से लेके, इसके अलावा रबर इस्तेमाल होता है शूज बनाने में, मतलब जूते पहनने से लेके हम जो खाने की चीज इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि दूध के पैकेट तक, सब कुछ महंगा होगा। सर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, दूध का जो पैकेट है, कई कंपनियां आज ये सोच रही हैं हम इसकी कीमत बढ़ाएं, क्योंकि प्लास्टिक जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। मैं यही लोगों को समझाने चाह रहा हूं कि आपकी जेब पे असर जो है वो कब तक टिकेगा, ये सरकार कब तक अपने आप पे वहन कर पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए आप तैयारी कर लीजिए कि मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी इस देश के अंदर। ये बिल्कुल दिख रहा है सामने, क्योंकि हमने कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया था पहले, मतलब हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी थी। हम सरकार में बैठ के हमने ये सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम प्लानिंग करते तो आज हमारे पास कैपेसिटी होती तेल को स्टोर करने की, और हमारे पास कैपेसिटी होती गैस को स्टोर करने की। गैस देखिए ना, एक छोटी सी चीज है एलपीजी, जिसका दाम 60 रुपए बढ़ा दिया गया। ये छोटी सी चीज है, क्या होगा उज्ज्वला वालों का? 60 रुपए कीमत बढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है। क्या इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? क्या जो इंडस्ट्रियल गैस है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई 22 रुपए के आसपास, 22 या 24 रुपए जो भी फिगर है, क्या नहीं बढ़ाई गई? क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन महंगा नहीं होगा? अगर महंगा होगा तो वो किसकी जेब से जाएगा? मेरा क्वेश्चन सीधा सा है, ये बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाना चाहता हूं मैं, कि असर तो आपकी पॉकेट पे पड़ेगा ना। और जब असर पड़ेगा
तो लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, खरीद की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। मतलब अगर जैसे आप इसको पूरा इकोनॉमी चक्कर घुमा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक के बाद एक ट्रैप जो है वो आगे नजर आता है। अब ये कैसे होता है, कैसे सरकार हैंडल करती है? देखिए, चुनाव है, 5 स्टेटों में चुनाव है अभी। 5 में चुनावों का मतलब है सरकार अभी काफी चीजें एब्जॉर्व कर लेगी। पर क्या सरकार, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद आप चुनावों के बाद कुछ महंगाई का असर ज्यादा देखें। अभी शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, पर आपको शायद ज्यादा दिखे। हाँ, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, ये जो आइटम्स है। और आपको एक चीज बताऊं, हर घर में, हर गांव में मोबाइल फोन यूज होता है। इंडिया में सिर्फ असेंबली लाइन है। असेंबली लाइन से मेरा मतलब है हम सामान बाहर से मंगाते हैं और यहां उसको बना लेते हैं, प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। जब आप बाहर से मंगाते हैं, असेंबल करते हैं, तो आपकी जो कीमत है वो डॉलर के गिरने से, डॉलर के बढ़ने से, सॉरी, गिरेगी, बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन तो मानता हूं मैं हिंदुस्तान में जितने हैं उतने आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक गांव में भी चले जाइए, वहां भी मोबाइल फोन देखने को मिलता है। इन सबकी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ यह भी नजर आ रहा है कि सरकार किसी भी हालत में अभी भी डिनायल मोड में है, मतलब मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, इकोनॉमी के साथ गड़बड़ हो रही है। निर्मला सीतारमण जी का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है, आपने उसमें एक प्रोग्राम भी करा था, आपने बताया भी था। क्या स्टेटमेंट था वो, उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं, पर आप बताइए, क्योंकि आपने उसमें पूरा शो करा जी है। बिल्कुल सर, उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपए की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, रुपए इज नॉट अ प्रॉब्लम। तब रुपया 95 94 के आसपास था, अभी भी 93 के आसपास ही है। बट जैसा कि आपने कहा कि सरकार डिनायल मोड में है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री लगभग हर रैली में अब कह रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर कोविड महामारी जैसे लड़े थे, फिर से लड़ेंगे। मतलब सरकार ये मान रही ना कि संकट का वक्त है। बट पॉइंट ये है कि ये भी एक दलील दी जाती है ना कि संकट तो पूरी दुनिया पर आया है, पूरी दुनिया को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। हम ईरान पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम हार्मोज पे तो डिपेंडेंट थे ना, तो हमें थोड़ी पता था कि हार्मोज बंद हो जाएगा। तो इसमें किसी सरकार को आप, मतलब कोई भी कैसे दोष दे सकता है? नहीं नहीं, इसमें आप एक चीज समझिए, चाइना को लेता हूं मैं अपने पास में। उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ऑयल का बहुत ज्यादा है। हमारे पास अभी, अगर गवर्नमेंट का आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो, 50 से 60 दिन का ऑयल का बता रहे हैं हम अपने यहाँ। और हमारे यहाँ क्या था, टर्न अराउंड बहुत जल्दी होता था, एक जहाज जाता था, एक जहाज जाता था, तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे पेट्रोल और एलपीजी चलता रहता था। अब क्या हुआ, आपके जहाज जहाज फंस गए, और ईरान ने अब ये बोल दिया टोल लगाऊंगा, जिसको पास कराऊंगा, टोल टैक्स जैसा लगाऊंगा मैं। वो पैसा भी बढ़ा, ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ी, पर बैरल कॉस्ट भी बढ़ी, रुपया भी नीचे गिर गया। तो आप, ये तो लोग ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आगे आने वाला समय कितना कठिन होगा। और मैं कहता हूं आज की तारीख में वॉर रुक जाए, सपोज कीजिए, मैं नहीं कहता लंबी खिंच रही है, मैं कहता हूं आज की तारीख में वॉर गिर जाए, तो भी आपकी इकोनॉमी पे, आपकी अर्थव्यवस्था पे बहुत कुछ अंतर पड़ चुका है। और अगर ये वॉर लंबी खिंची तो आपकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला है। और हम तैयार नहीं थे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं थी। एलपीजी हमारे पास 1 दिन 2 दिन का स्टॉक है सिर्फ, अगर स्टॉक की बात करें। अभी भगवान की दया, अभी आप घरों में तो फिर भी लोग देख पा रहे हैं, कॉमर्शियल नहीं देख पा रहे। नई नई पॉलिसी बनती है, कोरोना काल की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या हम शटडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लॉकडाउन की तरफ? नहीं, वो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों के कई आता है, कई आ जाते हैं कि शटडाउन, नहीं, वो तो लॉकडाउन की अफवाह बात है, करें, तो सरकार अफवाह नहीं है। कहते शटडाउन नहीं लग रहा है। हाँ, वो उस पे नहीं जाता हूं मैं। पर हाँ, पेट्रोल जो है वो आज की तारीख में जो रेट है, शायद आपको रेट नहीं मिले, शायद। अगर वॉर आज भी बंद हो जाए तो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। देखिए, हर चीज में टाइम लगता है। कई फैक्ट्रियों की हालत यह है कि उनके, खास तौर से हॉस्पिटैलिटी, मतलब होटल इंडस्ट्री की हालत यह है कि वो ना तो खाना दे पा रहे हैं पूरा, और अगर दे पा रहे हैं तो आपकी पसंद की चीज नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि एलपीजी नहीं है। इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं, पर वो बात नहीं आ पा रही उनसे। ये बड़े बड़े होटलों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे तो छोड़िए, वो तो बेचारे बंद हो चुके। वहां मैस बंद हो चुकी, जो बच्चों को खाना खिलाती थी वो बंद हो चुकी, मंदिरों की रसोइयां बंद हो चुकी, लंगर लगते थे उन पे अंतर पड़ा है। तो आप देखिए कहां अंतर नहीं पड़ा है। और इसीलिए लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही हैं। कई कंपनियां निकाल चुकी, कई कंपनियां निकालेंगी। कारण कई हो सकते हैं, कारण तो और भी हैं,
पर इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इस बात में कोई शंका नहीं है। भंडारण और की ज्यादा बात, अंतर, मैं एक चीज हाँ, ऐड करूंगा, हाँ, ज्यादा अंतर हिंदुस्तान की इकोनॉमी में पड़ रहा है। आपने रुपए की डॉलर के कंपैरिजन बात करी, रुपए की हालत अफगानिस्तान की करेंसी के अगेंस्ट क्या है, एक बार ये भी जांचने की कोशिश कीजिएगा। मैं जनता से चाहूंगा वो जांचे और पता करे अफगानिस्तान करेंसी हमारे से स्ट्रॉन्गर हो गई है। एक और बात जो कि सर ने बोली कि भंडारण की, तो आरटीआई के हवाले से अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि आरटीआई में सवाल पूछा गया कि हमारे पास तेल का कितना भंडारण, तो बताया गया 9.5 दिन। सीएजी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जितना भंडारक क्षमता हमारे पास है वो भी फुल नहीं थी। ये तब था जब अभी तक हमको रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, अभी कुछ वक्त पहले से ही मिलना बंद हुआ था। तो ये क्यों है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और उससे भी चिंताजनक ये है कि इस तरह के सवाल कोई पूछ नहीं रहा सरकार से। लेकिन आखिरी सवाल सर, क्योंकि फिर से मैं महंगाई पर आना चाहती हूँ, विजय सूद जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दे दी है कि चुनौती दरअसल 2-3 महीने बाद आएगी, जब तेल, फर्टिलाइजर हमारे पास खत्म हो जाएंगे। एलएनजी कतर से आती है, वहां से आ नहीं रही है, उसके लिए बकायदा उन्होंने भारत सरकार को बेस्ट ऑफ लक बोला है। बिल्कुल सही बोला, यही मैं आपको अभी बोला। आज वॉर खत्म हो जाए, आज की तारीख में शाम को ट्रंप और नेतन्याहू डिक्लेयर करते हैं और ईरान डिक्लेयर करते हैं हम आज से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसके बाद में भी आपको 5 से 6 महीने लगेंगे कम से कम स्टेबल होने में, कम से कम, क्योंकि आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। और यहीं पे सरकार की जो कंटिजेंसी प्लान होता है उसकी पोल खुलती है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आपको देर सवेर याद आ रहा है और आप बार बार ईरान के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हो कि हमारे जहाज निकाल दो। रशिया मना कर चुका है कि हम तेल नहीं देंगे किसी को भी आज से 1 अप्रैल से। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या बचा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इन पे जब हम बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स पे बात करनी बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है, रबी खत्म हुआ है, खरीफ की बुआई। खरीफ को हम एक तरह से मॉनसून क्रॉप्स या ये भी बोल सकते हैं, दूसरी तरह का ऑटम क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। वो क्रॉप के अंदर यूरिया कहां से आएगा? लेकिन सरकार कह रही है हमारे पास भंडारण है, सरकार ने बोला है हमारे पास भंडारण है यूरिया का। सरकार बोल रही है, तो क्या खरीफ के टाइम, वो रबी के टाइम में भी था क्या? सर्दियों के टाइम पे लोगों की लाइन क्यों लगी? क्यों किसान लाइन के अंदर खड़ा था? क्या किसान को यूरिया मिल पा रही थी टाइमली? हर स्टेट का आंकड़ा आप एक बार देखिएगा, लोग, फार्मर्स जो थे, किसान जो था, वो लाइनों में खड़ा हुआ था। तब भी सरकार ने कहा था हमारे पास पूरी क्षमता है। क्या हुआ था? और ये तो आपके सर पे आ गया बिल्कुल। खरीफ में क्या करेंगे आप? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अंतर पड़ने का उम्मीद है, क्योंकि ना तो फर्टिलाइजर्स होगा, ना आपके पास में। प्रॉब्लम ये है इस देश में कि कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है किसी चीज का, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं सरकार की बात नहीं करता, किसी भी सरकार ने इस तरफ नहीं सोचा कि हम कैसे भंडारण कर सकते हैं। किसी सरकार ने नहीं सोचा, और इस सरकार ने भी नहीं सोचा। मतलब मैं एक सरकार की बात नहीं करूंगा, किसी सरकार ने नहीं सोचा। और ये मतलब बड़ी सरकार में प्रॉब्लम अगर आप खड़ी हो गई होते हैं, बिल्कुल सरकार में जब आप रहते हैं तो आपका काम होता है प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाना। लेकिन अब पता चला कि प्लान बी था ही नहीं। हम इस उम्मीद में थे कि आ रहा है तो बस यूज करते रहे, हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और सरकार में बैठे लोगों का काम ही ये होता है, क्योंकि आप आने वाले 20 साल 25 साल के बारे में सोचें या प्लान बी, प्लान सी के बारे में सोचें, तब जब हम विकसित भारत 2047 तक के बारे में सोच रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं मैम बिफोर यू फिनिश। बोलिए। फार्मास्यूटिकल दवाइयां हम बल्क में दवाई खरीदते हैं, 60% के करीब हम आयात करते हैं। उन दवाइयों का क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूं मैं आज। दवाइयों का रॉ प्रोडक्ट कम करते हैं ना, रॉ प्रोडक्ट ठीक है, 60% हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ और आसान भाषा में आपने बताया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्ट महंगी होती हैं इस संकट के बीच।